हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, उसमें हम लोग अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर 4 पॉइंट अपने पढ़ चुके थे, डेट इज कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन भी इसका याद करने बोला था मैं, सीरियल है सेक्शन नंबर एकदम 15, 16, 17, 18। ठीक है, और 19 में क्या लिखा हुआ है कि 15, 16, 17, 18 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब जो पीड़ित है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो चाहे तो उसको एनफोर्स भी कर सकता है या उसको अनएनफोर्स भी कर, मतलब वैलिड भी बना सकता है, वॉइड भी बना सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते थे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5 जो हम लोग हेडिंग किए थे, that is mistakes। पता ही है बहुत मिस्टेक्स करते हो तुम लोग, गलतियां है ना, जो गलती हम लोग करते हैं that is known as mistakes। तो सर अब गलती का क्या काम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब बताएगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती है किसी एक पार्टी के वजह से या दोनों पार्टी के वजह से या दोनों पार्टी के तरफ से कोई एरर है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड होगा, क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो लिखेंगे पहले। मिस्टेक्स में बी डिफाइंड, गलती क्या है? मिस्टेक्स में बी डिफाइंड एज इनोसेंट, मतलब जानबूझकर ना किया गया हो, है ना, इनोसेंट, और इरोनियस बिलीव, ना जानते हुए कुछ चीजों को मान लेना, इरोनियस बिलीव, विच लीड्स द पार्टी, विच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर, टू मिसअंडरस्टैंड द अदर। मिस्टेक्स में बी यूनिलेटरल और बायलैटरल। ठीक है, यूनिलेटरल का मतलब है एक व्यक्ति के तरफ से भी मिस्टेक्स हो सकता है, एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के तरफ से मिस्टेक हो सकता है, और बायलैटरल का मतलब है दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के तरफ से मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी के तरफ से मिस्टेक है, और बायलैटरल का मतलब है दोनों पार्टी के तरफ से मिस्टेक है। ठीक है, चलो हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक्स का क्लासिफिकेशन को लेके। ठीक है, ये है मिस्टेक्स। दो टाइप का मिस्टेक बेसिकली हो सकता है, यूनिलेटरल बायलैटरल अभी नहीं आएगा, उसके अंदर है यूनिलेटरल बायलैटरल। ठीक है, बेसिकली मिस्टेक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मिस्टेक्स ऑफ लॉ, मिस्टेक्स ऑफ लॉ, लॉ में कोई मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक्स ऑफ लॉ। और दूसरा है मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या तो कोई लॉ का मिस्टेक है, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस को नहीं माने हम लोग, या कोई फैक्ट, मतलब फैक्ट का मतलब क्या है, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, उसका कोई मिस्टेक है। अब ये जो मिस्टेक्स ऑफ लॉ है, ये दो टाइप का हो सकता है। मिस्टेक्स ऑफ लॉ जो है वो दो टाइप का हो सकता है। मिस्टेक्स ऑफ
इंडियन लॉ, ठीक है, और एक है मिस्टेक्स ऑफ फॉरेन लॉ, ठीक है। तो दो टाइप का मिस्टेक हो गया, एक है मिस्टेक्स ऑफ इंडियन लॉ और दूसरा हो गया मिस्टेक्स ऑफ फॉरेन लॉ, ठीक है। और ये मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट जो है उसके अंदर दो है जो मैं बता रहा तुमको, एक है यूनिलैटरल मिस्टेक्स और दूसरा है बायलैटरल मिस्टेक्स, ठीक है। वन इज यूनिलैटरल एंड वन इज बायलैटरल, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है हमारा मिस्टेक्स का जो डायग्राम है, ठीक है। मिस्टेक्स जो है दो टाइप का है, एक है मिस्टेक्स ऑफ लॉ और दूसरा है मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में इसको, ठीक है। तो मिस्टेक्स ऑफ लॉ के अंदर दो टाइप का लॉ का मिस्टेक हो सकता है, एक है इंडियन लॉ और दूसरा है फॉरेन लॉ, ठीक है। और मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट में दो टाइप का हो सकता है, एक है यूनिलैटरल मिस्टेक्स और दूसरा है बायलैटरल मिस्टेक्स, ठीक है। पहले हम लोग हेडिंग करेंगे मिस्टेक्स ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक्स का क्या सेक्शन था याद है? 20, 21, 22 तीनों है मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है। हम हेडिंग किया मिस्टेक्स ऑफ लॉ, मतलब कोई लॉ का जानकारी ना होना, कोई लॉ के बारे में ना जान के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेना, उसको बोलते हैं मिस्टेक्स ऑफ लॉ, ठीक है। लिखना एनी कॉन्ट्रैक्ट entered by mistake of law, by mistake of law will not make the contract void. Contract void नहीं हो जाएगा, will not make the contract void. But ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑफ लॉ विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, बट को कैंसिल कर दो, एज वन कैन नॉट टेक एक्सक्यूज ऑफ ignorance of the law of his own country, but mistakes of foreign law is excusable and contract can be avoided. Contract can be avoided. इसका मतलब ध्यान से समझना, ठीक है। बोल रहा है कि अगर तुमको कोई अपने ही देश के लॉ की जानकारी नहीं है, इंडियन लॉ के बारे में बोल रहा है, इंडियन लॉ मतलब जो लॉ इंडिया का है, इंडिया में अगर रहते हो तो लॉ बोलता है कि इंडियन लॉ के बारे में जानकारी होना मैंडेटरी है। तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि इंडियन लॉ का तुमको जानकारी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक बाइक पे 3 जन दोस्त लोग बैठ के जा रहे हो, ठीक है, पुलिस वाला पकड़ा,
तो क्या उसको ये तुम बोल सकते हो कि हमको पता नहीं था 3 जन बैठ के जाना अलाउड नहीं है? क्या ऐसा बोल सकते हो पुलिस वाले को? नहीं, क्योंकि तुम अगर इंडिया में रहते हो तो इंडियन लॉ का जानकारी होना मैंडेटरी है। इंडियन लॉ का जानकारी नहीं है बोल के कोई एक्सक्यूज हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते ये बोलकर कि हमको इंडियन लॉ का जानकारी नहीं था। ठीक है, तुमको वहां फाइन भरना ही पड़ेगा, यू हैव टू पे द फाइन। ठीक है, लेकिन अगर कोई फॉरेन लॉ है, कोई बाहर कंट्री का लॉ है जो यहां पे एप्लीकेबल है, उसकी जानकारी अगर हमको नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि हमको फॉरेन लॉ का जानकारी होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इफ देयर इज अ मिस्टेक related to Indian law, then the contract will remain valid. कॉन्ट्रैक्ट void नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन लॉ का जानकारी नहीं है तो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी void। वही लिखा हुआ है, एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय मिस्टेक ऑफ लॉ will not make the contract void, will not make the contract void, contract void नहीं होगा, as one cannot take excuse of ignorance of the law of his own country। कोई अपने ही कंट्री का लॉ पता नहीं था बोल के एक्सक्यूज नहीं दे सकता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। बट लेकिन मिस्टेक्स ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल। फॉरेन लॉ का जानकारी ना होना एक्सक्यूजेबल है, वो एक्सक्यूज हम लोग दे सकते हैं, एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, मिस्टेक्स ऑफ इंडियन लॉ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, मिस्टेक्स ऑफ फॉरेन लॉ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। फैक्ट मतलब कोई टर्म्स कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है उसकी जानकारी ना होना इज नोन एज मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। ठीक है, लिखना where the contracting parties misunderstood each other, then it is mistake of facts, then it is mistake of facts, full stop। It can be of two types, that is कौन कौन सा, bilateral and unilateral। it can be of two types, that is unilateral and bilateral। mistakes, unilateral and bilateral mistakes, full stop। when one party is अंडर अ मिस्टेक, एक ही पार्टी का गलती, एक ही पार्टी की तरफ से मिस्टेक है, एक ही पार्टी को समझने में गलती हुई है, देन द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। सामने वाला उसको वॉइड नहीं करेगा, सामने वाला तो सही समझाया, तुम गलत समझे तो सामने वाले की कोई गलती इसमें नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप। बट when both the parties are
under a mistake, then contract can be avoided. Avoided मतलब contract can be void. Contract को void किया जा सकता है, ठीक है। जब एक पार्टी के तरफ से गलती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। यूनिलेटरल मिस्टेक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और अगर दोनों पार्टी के तरफ से गलती है, बायलैटरल मिस्टेक्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, ठीक है। जो ऊपर हम लोग लिखे थे वहां पे थोड़ा लिख लेते हैं किसमें क्या रहेगा, ठीक है। ये खाली ऐसे ही लिखा रहा हूं मैं शॉर्ट के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। मिस्टेक्स ऑफ इंडियन लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, ठीक है। मिस्टेक्स ऑफ फॉरेन लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड। यूनिलेटरल, एक पार्टी के तरफ से गलती है, वैलिड। बायलैटरल है तो वॉइड। ये जो हम पढ़े उसका क्रक्स है, उसका समरी है ये, ठीक है। तो मिस्टेक्स ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, वो वैलिड ही रहेगा। मिस्टेक्स ऑफ फॉरेन लॉ वॉइड हो सकता है। यूनिलैटरल मिस्टेक्स वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। दोनों पार्टी के तरफ से गलती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स। यहां पे कंप्लीट होता है अपना टॉपिक मिस्टेक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, ये चल रहा है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ लिए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पे आके कंप्लीट होता है फ्री कंसर्न, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है। चलो हेडिंग करना, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पहले से बता दूं, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इसके अंदर 6 पॉइंट्स आएंगे, और जो छठवां पॉइंट है उसके अंदर फिर बहुत सारा पॉइंट्स है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सेक्शन अगर लिखना है तो सेक्शन है नंबर 23, ठीक है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लिखना। तो कब कब कंसिडरेशन को लीगल माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा, और कब कब उसको अनलॉफुल माना जाएगा, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखना, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट of an agreement is lawful unless, मतलब अगर ये सब कुछ नहीं है तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को लॉफुल बोला जाएगा। ये 6 पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट अगर है तो उसको अनलॉफुल बोला जाएगा, और अगर ये 6 पॉइंट के अंदर नहीं आएगा तो उसको लॉफुल बोला जाएगा फिर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, हम 6 पॉइंट पहले लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 1, इट इज फोरबिडन बाय लॉ, या फिर पॉइंट नंबर बी, is of such nature if permitted it would defeat the provisions of any law, it would defeat the provisions of any law। क्या मतलब सर इसका, बताऊंगा बेटे, एक एक करके पहुंचेंगे। पॉइंट नंबर सी, fraudulent, point number D, involves injury
to the person or property of another. Immoral. Opposed to public policy. Opposed to public policy. ठीक है, तो ये 6 पॉइंट के अंदर अगर नहीं आएगा तो फिर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? लॉफुल बोला जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 पॉइंट के अंदर आएगा तो वो अनलॉफुल है, और 6 पॉइंट के अंदर नहीं आएगा तो फिर वो लॉफुल है। ठीक है, इसमें पहला 5 पॉइंट तो ठीक है। जो पॉइंट नंबर 6 है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसके अंदर फिर बहुत सारा पॉइंट्स है जो हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहां से सीरियली। पॉइंट नंबर 1, हेडिंग करना, इट इज फोरबिडन बाय लॉ। ठीक है, तो कब कब अनलॉफुल माना जाएगा? जब जब पॉइंट नंबर 1, व्हेन consideration or object is forbidden by law। इसका मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉ मना करता है। फोरबिडन का मतलब होता है लॉ के द्वारा मना किया गया है। ठीक है, फोरबिडन मतलब मना करना, बाय लॉ मतलब लॉ के द्वारा। तो ऐसा कोई कंसिडरेशन है उसमें या ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कि लॉ के द्वारा वो चीज मना किया गया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलेंगे? अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखना, लिखेंगे तो समझ में आएगा, और हर में हम लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल से क्या होगा? ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो हर पॉइंट के अंदर एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखना, एक्ट्स फोरबिडन बाय लॉ are those, acts forbidden by law are those which are punishable, which are punishable under any law, which are punishable under any law as well as those prohibited, as well as those prohibited। कोई ऐसा काम जो कि पनिशेबल है या कुछ ऐसा चीज जो कि लॉ के द्वारा मना किया गया, लॉ उसको प्रोहिबिट करता है, लॉ उसको मना करता है, ऐसा काम करना, उसको बोलते हैं एक्ट्स फोरबिडन बाय लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। फटाफट से हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, चलो पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। लिखना, लाइसेंस टू कट ग्रास is given to X by the forest department। One of the term
is that the license should not, the licensee कर दो, the licensee should not assign his interest without permission. Licensee should not assign his interest without permission. Comma, and a fine is prescribed. And a fine is prescribed. Full stop. Here the condition is, here the condition is obligatory. Here the condition is obligatory. Hence, if A assigns without permission, then the agreement will be valid. ठीक है? Here if he assigns without permission, then the agreement will be valid. Valid रहेगा. सर valid कैसे रहेगा? अभी बताता हूं. ठीक है? The condition is imposed only for administrative purpose. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. ठीक है? और इसका मतलब क्या देखना. ठीक है? इसका मतलब क्या है देखना कि क्या बोल रहा है कि एक्स को एक लाइसेंस दिया गया. ठीक है? मिस्टर एक्स को एक लाइसेंस दिया गया. किस बात का लाइसेंस दिया गया? कि वो फॉरेस्ट से ग्रास कट कर सकता है. ही कैन कट ग्रास फ्रॉम द फॉरेस्ट. ठीक है? तो ग्रास कट करना प्रोहिबिटेड नहीं है. ग्रास कट करना इज नॉट प्रोहिबिटेड. ठीक है? खाली ग्रास कट करने के लिए एक लाइसेंस का जरूरत था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको इश्यू कर दिया. अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला कि ये लाइसेंस को किसी और को मत देना, किसी और को असाइन मत करना. मतलब अपना जो लाइसेंस है, लाइसेंसेस शुड नॉट असाइन हिज इंटरेस्ट विदाउट परमिशन. मतलब एक्स जो अपना अधिकार है ग्रास कट करने का, वो किसी और को नहीं देगा. यहां ए मत लिखो, सॉरी, यहां पे एक्स लिख दो तो थोड़ा. इफ एक्स, ठीक है, ये वाला चेंज कर देना. तो अगर एक्स अपना अधिकार किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, एक्स अपना अधिकार ग्रास काटने का किसी और को देना चाहता है, तो खाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन का जरूरत है. और अगर परमिशन नहीं लिया तो क्या लगेगा? फाइन लगेगा. ठीक है? अब एक्स क्या किया? डिपार्टमेंट से बिना पूछे किसी को अपना लाइसेंस दे दिया. अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? तो लॉ बोलता है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा. क्योंकि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है? जो लॉ मना करता है करने, फोरबिडन बाय लॉ. ना ही ग्रास कट करना फोरबिडन बाय लॉ है, ना ही ट्रांसफर करना किसी और को फोरबिडन बाय लॉ है. लॉ मना नहीं करता. लॉ बोलता है ट्रांसफर करो, लेकिन खाली हमको इन्फॉर्म कर देना. तो अगर तुम इन्फॉर्म नहीं किए तो लॉ क्या कर सकता है? लॉ फाइन लगा सकता है तुम्हारे ऊपर. लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड का वैलिड
रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एक्स अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन के बिना भी अगर लाइसेंस किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। खाली एक्स को फाइन देना पड़ेगा, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्योंकि लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है वही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा जो कि लॉ के द्वारा मना किया गया है करना। लेकिन यहां पे किसी और को अपना अधिकार देना मना नहीं किया हुआ, हां बोला गया है, लेकिन बस एक कंडीशन था कि हमको इन्फॉर्म कर देना वरना फाइन लग जाएगा। तो हम इन्फॉर्म नहीं किए तो लगा लो फाइन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। समझ में आ रहा है? तो किसको फोरबिडन बाय लॉ बोलेंगे? जब लॉ कोई चीज को करने के लिए मना करता है उसको बोलते हैं फोरबिडन बाय लॉ। ठीक है, देखो ये इसलिए यहां क्या लिखा हुआ है? एक्ट्स फोरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल, पनिशेबल तो है ही, एज वेल एज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड होना जरूरी है, करना अलाउ नहीं है। खाली पनिशेबल होने से नहीं चलेगा, प्रोहिबिटेड होना भी जरूरी है, मतलब वो काम कर ही नहीं सकते तो उसको बोलेंगे फोरबिडन बाय लॉ। तो फोरबिडन बाय लॉ का मतलब प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल। ठीक है, लेकिन यहां पे लाइसेंस किसी और को देना प्रोहिबिटेड नहीं है, लॉ मना नहीं करता, खाली क्या था? पनिशेबल था। तो खाली पनिशेबल था, प्रोहिबिटेड नहीं था, इसीलिए ये फोरबिडन बाय लॉ नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 1 फोरबिडन बाय लॉ, क्लियर? फोरबिडन बाय लॉ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, when consideration or object defeats the provision of law। ठीक है, when consideration or object defeats the provision of law, मतलब कोई ऐसा कंसिडरेशन या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लॉ के अगेंस्ट है, लॉ का जो पर्पस है उसको डिफीट करेगा, उसके अगेंस्ट चला जाएगा, तो वैसा कंसिडरेशन या वैसा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी वॉइड बिकॉज दैट इज अनलॉफुल इन नेचर। ठीक है सर, इसका एग्जांपल बताओ ना सर। चलो एग्जांपल लिखते हैं, लिखना पहले इसका मतलब फिर एग्जांपल। इट मीन्स द कंसिडरेशन और object will defeat the intention, defeat the intention of the law, will defeat the intention of the law if the intention of the parties is to defeat the law, then the contract is not enforceable, then the contract is not enforceable। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल
son is adopted for a consideration will defeat the provisions of Hindu law. Will defeat the provisions of Hindu law. इसका मतलब किसी को एडॉप्ट अगर हम लोग करते हैं, एडॉप्ट करना मतलब किसी को गोद लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं किसी को, तो लॉ बोलता है जो हमारा हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ रिलेटेड टू एडॉप्शन, बोलता है किसी भी चाइल्ड को एडॉप्ट करने के लिए हम कोई भी पैसे नहीं दे सकते. देयर शुड बी नो कंसिडरेशन फॉर द एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड. कोई भी बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए हम लोग कंसिडरेशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कंसिडरेशन देने लगे तो फिर पैसा अगर देने लगे एडॉप्शन के बदले तो एडॉप्शन का गलत फायदा उठाया जा सकता है. तो लॉ बोलता है एडॉप्ट करने के लिए ना ही कुछ पैसे हम दे सकते हैं, ना ही कोई पैसे हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, तो एडॉप्शन के लिए मनी या कंसिडरेशन जरूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है फॉर अ कंसिडरेशन, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसके अगेंस्ट चला जाएगा? हिंदू लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन क्या है? ये डिफीट कर रहा है हिंदू लॉ को, हिंदू लॉ को डिफीट कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. समझ में आ रहा है? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ को डिफीट करता है ये. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग. पॉइंट नंबर 3, when it is fraudulent, when it is fraudulent. fraudulent का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड किया गया है, कुछ इंटेंशन ही कॉन्ट्रैक्ट का फ्रॉड करने का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं होगा. ठीक है, लिखना, क्योंकि हम लोग फ्रॉड को बढ़ावा नहीं देना चाहते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यहीं से वॉइड कर दिए. जो कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन ही फ्रॉडलेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन ही फ्रॉड करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे वॉइड होगा. ठीक है, लिखना. तो इजी एकदम, कुछ नहीं है इसमें. एग्रीमेंट्स विच आर एंटर्ड इनटू to promote fraud are void. To promote fraud are void. Example, an agreement for the sale of goods, सामान बेचना, for the purpose of smuggling, स्मगलिंग करने के लिए, for the purpose of smuggling is void. For the purpose of smuggling is void. एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसके वजह से अगर हम कोई भी पैसा दे चुके हैं तो वो हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है. इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड देन वी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट. ठीक है, एंड इफ एनी अमाउंट इज पेड देन इट कैनॉट बी रिकवर्ड. अगर कुछ पैसा अपने दे दिए हैं तो वो पैसा फिर अपने रिकवर नहीं कर पाएंगे.
समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हम लोग अभी 3 पॉइंट पढ़े हैं इसके रिलेटेड, अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, उसमें हम लोग 3 ही पॉइंट अभी पढ़े हैं, ठीक है, और 3 पॉइंट अभी बाकी है, और जो थर्ड पॉइंट है वो फिर एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर डी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।